हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हिंदी की क्लास थर्ड है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले दो क्लासेस गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सिलेबस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि आपके एग्जाम में जो ये हिंदी का सेक्शन है ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लें और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ले तो आप 48 49 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ 50। और इस क्लास के बाद आप बताएंगे भी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस टाइप के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते टाइम। बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी स्क्रीन पे है, स्थावर का विलोम है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और ऑप्शन आप देख पाएंगे जंगल, संपत्ति, जंगम या स्थापना। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर करेंगे। आपके एग्जाम में 51 से क्वेश्चन नंबरिंग होती है तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार से रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले हम समझेंगे कि स्थावर का अर्थ क्या होता है। स्थावर का अर्थ होता है एक जगह स्थिर होना। अब एक जगह स्थिर होना और वहीं इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा, क्योंकि विलोम पूछा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वो जंगम हो जाएगा। जंगम का अर्थ होता है एक जगह स्थिर न होना यानी अस्थिर होना। जिसकी जड़ें अस्थिर हों वो हो जाएगा जंगम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे आप याद करेंगे और ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जहां पर आपको कंप्लीट बैच देखने को मिलता है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ अगर आप 12 ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आप जाकर बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट नोट्स भी ले सकते हैं। कम समय में बेहतरीन तैयारी आप इनसे कर पाएंगे। इसके लिंक जो होंगे इंपॉर्टेंट्स वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर क्लास के बाद एक बार चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन है, ये फल उसके लिए हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जब जो लोग सिर्फ सामान्य हिंदी पढ़े होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। जब आप देखेंगे कि यहाँ पे वचन भी पूछा है, पुरुष भी पूछा है, साथ ही साथ आपका संप्रदान भी पूछा है यानी कारक भी पूछा है, तो यहां पर आप आंसर करेंगे 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक वचन है, ये फल उसके लिए है। उसके एक वचन किसमें आ रहा है? तो देखिए इसमें बहुवचन आ रहा है तो ये होगा नहीं। एक वचन इसमें इस प्रकार से आप पिक कर पाएंगे। जैसे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष, तो यहां पर और संप्रदान के लिए है तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बारे में बात हो रही है तो इसलिए ये अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन हो जाएगा। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और पुरुष की क्लास जो है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, वहां पर डिटेल में इनकी थियरी क्लासेस हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वय साची शब्द के लिए एक वाक्य है, यानी स्वय साची शब्द का अर्थ क्या है? बेसिकली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या सदा सत्य बोलने वाला कहलाता है, या बाएं हाथ से कार्य करने वाला, या जिसने बहुत कुछ सुना हो, या अपनी इच्छा के अनुसार जो आचरण करता है वो स्वय साची कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाएं हाथ से कार्य करने वाला जो है उसको स्वय साची कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सियार का तत्सम शब्द क्या है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं और तत्सम तद्भव से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये इजी सा क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। तो सियार का जो तत्सम शब्द होगा, देखिए श्रृंगार होगा नहीं, सियार श्यालक तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बचता है डी और बी और डी। एग्जाम में भी आप इसी तरीके से गेस करके आंसर करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो श्रृंगाल हो जाएगा। ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पूर्वकालिक क्रिया होती है जिसमें कार्य हो चुका है उसकी बात होती है। हिंदी के थियरी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, क्या इसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, इसमें पढ़ेंगे तो पास होंगे ये फ्यूचर की बात है, ये भी पूर्वकालिक नहीं है। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, या अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। अब इसमें आप करेंगे और इससे आपका पता चलेगा कि आपकी हिंदी या ये सेक्शन आपका कितना स्ट्रांग है। आप सभी लोग आंसर करें।
राइट आंसर जो हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम दूध पीकर। जब दूध पीकर की बात की जाएगी यानी कार्य कर चुका है तब वो घूमने जाता है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, उससे पहले आपको बता दें टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हम लोगों का तो वो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहां पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? उनको क्या कहते हैं? सार्थक शब्द, योग ऋण शब्द, रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 का आंसर करेंगे आप सभी लोग कि वो कौन से शब्द हैं जो अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में करेक्शन करिएगा आप सभी लोग, यहां पर योगरूढ़ इसका राइट आंसर होगा। योगरूढ़ का उदाहरण एक हो सकता है गज, धन, आनन। अब इसमें जो है इन दोनों का जब इसको हम विभाजित करेंगे तो ये इसका अलग अलग अर्थ बनेगा, गज, धन, आनन, गजानन, और इसको मिलाकर गजानन बोलते हैं। तो राइट आंसर 56 का जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, या एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं, क्या गुरुकुलवासी कहते हैं, छात्रावासी कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं या आश्रमवासी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वो अंतेवासी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ। एग्जाम में आपके कहावत और लोकोक्ति से 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। आप इसका गेस कर पाएंगे आंसर, क्योंकि कभी कभी जो कहावतें होती हैं वो कभी आपने हो सकता है सुनी भी ना हो, लेकिन आप इसको गेस कर सकते हैं। कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती है, या गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती है, या खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिलती है, या बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता है। तो बेसिकली उतर गई लोई, उतर गई इज्जत, ऐसे आप इसको गेस करेंगे तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, कि जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी है कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं होता, उसके लिए ये कहावत प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कृदंत प्रत्यय जो है वो किसके साथ जुड़कर बनते हैं? तो यहां पर आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या संज्ञा के साथ, सर्वनाम के, धातु या विशेषण के? अब कृदंत प्रत्यय होते क्या है? जैसे लिख, ये क्या हो गया, धातु हो गया। आई, ये प्रत्यय जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, लिखाई। और लिखाई क्या हो गया, ये कृदंत हो गया। इसी तरीके से पढ़, धन, आई, पढ़ाई। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बनाकर देख पाएंगे। लड़, धन, आई, लड़ाई। तो यहां पर जो है ये धातु रूप में प्रत्यय जुड़कर जो है कृदंत बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इजी है, बट इसमें भी गलतियां लोग करते हैं। राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा? अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजिंग होता है और देखने में लगता है बहुत आसान है। तो जनार्दन जो है वो प्रयोग किया जाता है भगवान विष्णु के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवाब राय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विस्तृत का विपरीतार्थक जो है, विपरीतार्थक जो है वो शब्द है, यानी ऑपोजिट वर्ड बेसिकली पूछा गया है। विस्तृत का क्या होगा, आकाश, मैदान, विशाल या संकुचित? विस्तृत का आकाश होगा नहीं, विशाल होगा नहीं, विस्तृत का मतलब फैला हुआ, और संकुचित का मतलब बहुत सकरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भी एक आपकी लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक भी है। राइट आंसर आप सभी लोग कर पाएंगे, जिसका पूरा परिवार है
उसे कहेंगे। अधिक धनी होना, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं तो बेसिकली नहीं होता है। बहुत 10% ही या 5% ही क्वेश्चन ऐसा होता है जिनमें इनमें से कोई नहीं सही होगा आपके एग्जाम में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना जो है वो इस लोकोक्ति का अर्थ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो गंगा का जो पर्यायवाची है क्या कालिंदी है, मंदाकिनी है, पुष्कर है या सागर है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंगा का जो है वो मंदाकिनी और भागीरथी से मिलकर बनती है बेसिकली। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। भागीरथी रहता तो हम भागीरथी को भी टिक करते, तो लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 65। उससे पहले एक निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्यांश जो है दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सिर पर धारण करने योग्य जो है वो क्या कहलाता है? ये वाक्यांश है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? छत्र, मुकुट, शिरोधार्य या तिलक? सिर पर धारण करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा शिरोधार्य। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 है। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलोचक कहते हैं, परनिंदक कहते हैं, सर्वनिंदक कहते हैं या छिद्रान्वेषी कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। तो वो हो जाएगा परनिंदक, जो हमेशा दूसरों की बुराई देखे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीचे इस निर्देश दिए गए हैं, नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं, एक भिन्नार्थी है। अब हमें बेसिकली भिन्नार्थी शब्द को ही बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा। जैसे आंधी का भिन्न कौन सा होगा? बवंडर और भयंकर, तूफान या अंधड़? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो इसके सभी बवंडर, भयंकर, तूफान जो है ये सब इसके समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं, और अंधड़ जो है ये इसका पर्याय यानी ये भिन्न है इससे, आंधी से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से है क्योंकि 67 और 68 जो है सेम टाइप के क्वेश्चन है। तरु जो है, तरु का भिन्नार्थी शब्द इन ऑप्शन में से बताना है। तो तरु यानी कि वृक्ष, पादप हो जाएगा। अब विटप, तड़ाग और द्रुम। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें। यहां पर हमें बताना है भिन्नार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप यहां पर देख पाएंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो तड़ाग है, तड़ाग का अर्थ सरोवर से होता है, सागर से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया है। जागृत, पूजनिया, पूज्यानिया या अंतर्ध्यान या अभ्यारण? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपसे जो है वो पूछा गया है शुद्ध वर्तनी, और एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस सेक्शन से। अब यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर पूज्यानिया नहीं होता है, पूजनिया होता है, तो ये सही नहीं है। उसके बाद जो है हम बात करें अंतर्ध्यान, तो अंतर्धान होता है, यानी अंतर्धान होता है, ये इसका शुद्ध रूप होता है, तो ये भी नहीं होगा। वहीं बात करें अब अभ्यारण लिखा है, अभ्यारण ना होकर ये अभ्यारण होता है, तो ये भी जो हो गया ये भी अभ्यारण्य होता है, यानी पूरा भ होता है, आधा भ नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो जागृत हो जाएगा, यही शुद्ध शब्द है। इस तरीके से भी हम गेस कर पाएंगे। कोई आपके एग्जाम में आप ऐसे गेस का तरीका अपनाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो ऐसे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्दय का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो निर्दय का विलोम यानी बिना दया रहित। निर्दय का अर्थ क्या होता है? दया रहित, जिसमें दया ना हो। और वहीं उसका जो हो जाएगा विलोम पूछा गया है तो वो सदय हो जाएगा, जो आप इसको कह सकते हैं कि दयावान हो, जिसके पास हृदय हो, इस सेंस में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से, अहुण्य, अक्षुण्य, अक्षुड़, अक्षुड़। तो यहां पर क्या सही होगा? आप सभी लोग आंसर करिएगा। 71 का राइट आंसर जो हो जाएगा अक्षुण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह नहीं होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तत् धन शंकर
संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है, वो तत् धन शंकर मिलकर वो क्या बनेगा, ये ऑप्शन दिया गया है, आंसर करेंगे। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तत्शंकर बनेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत् आधा च शंकर। राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 73 है, मुख्यावयवों को, जो मुख के अवयव हैं यानी अंग हैं, के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे कि वो क्या कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर स्पर्श व्यंजन, यहां पर स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं या स्पर्श संघर्षी वर्ण कह सकते हैं, अंतस्थ, वत्स्य या उष्ण। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करिए। यहां एक करेक्शन करिएगा, ये उष्म होगा, उष्म व्यंजन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी ही होगा, न कि पहला बी, ए बी सी जो हो जाएगा ये इसका सही जवाब नहीं होगा। राइट आंसर उष्म व्यंजन या उष्म ध्वनियां कहते हैं उसको। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसको आप टिक कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि से रिलेटेड क्लासेस हम लोगों ने पिछले क्लास में किया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार देख लें। अगला क्वेश्चन है, शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य में सही भेद है। ये किस प्रकार का वाक्य है, संदेहार्थक है, विधानार्थक है, प्रश्नार्थक है या आज्ञार्थक है। शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो ये प्रतीक्षा करती थी प्रतिदिन यहां पर है, तो ये विधानार्थक के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है। देहलता में कौन सा समास है बेसिकली पूछा गया है, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देहलता में तो देह रूपी लता यानी देह रूपी लता। अब देह रूपी लता लिख दिया गया तो आप इजीली गेस कर पाएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर आप देख पाएंगे 76 है, पित्राज्ञा जो है शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पित्राज्ञा यानी पिता की आज्ञा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। एग्जाम में संधि विच्छेद से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा, और एग्जाम में कभी कभी पूछा जाएगा कौन सी संधि है, दोनों बताना है। तो पितृधन आज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर संधि की बात की जाए तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, जल्दी से गेस करें, आंसर क्या होगा, यण संधि हो जाएगी, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। विशेष क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो विशेष कहलाता है। तो श्रेष्ठ कौन है, अब मैंने हिंट दे दिया, आप इजीली आंसर कर पाएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है में श्रेष्ठ जो है, ये पहले तो श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन हमसे पूछा गया विशेष क्या है, जल्दी से आंसर करें। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपासक, वो श्रेष्ठ उपासक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर करेंगे आप सभी लोग, अक्षवाट, अक्षोट या अक्षरोट या अशरोट। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षोट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, प्रकंपित, लुंठित, ये अलग अलग जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्वनि से है। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रकंपित वर्ण के जो है इसके अंतर्गत र जो है वर्ण आता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति जो है में कौन सा उपसर्ग है, यानी इससे पहले कौन सा लगा है, यानी यहां पर एक्चुअली ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 में जो है यहां पे आप देखकर ही गेस कर पाएंगे कि यहां पर व्युत्पन्नमति में प्रत्यय लग गया है। तो अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये अगर आप इसको ध्यान से हम पढ़ते भी हैं तो पढ़ेंगे भी तो ऐसे ही, प्रति धन उत्पन्न पति, उत्पन्नमति, उत्पन्नमति, इस प्रकार से। तो प्रति जो हो गया उपसर्ग, जो आगे जो पद लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, तो प्रति जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही विलोम शब्द का चयन करिए। अनादर का सही विलोम क्या होगा? तो बेसिक सा, सिंपल सा, इस क्लास का सबसे सिंपल आंसर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है ये। अनादर का जो हो जाएगा वो आदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ का जो है विलोम शब्द क्या हो गया? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करेंगे आप सभी लोग कि यहां पर अभिज्ञ का जो है वो विलोम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहां पर, हाँ, आप सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। यहां अभिज्ञ का जो अर्थ हो जाएगा वो बेसिकली जानने वाला, विज्ञ। एक्चुअली ये अलग के कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभिज्ञ का अर्थ आप विज्ञ से ले सकते हैं, यानी जो जानकार हो, और अनभिज्ञ जो है जो कि अनजान हो, अज्ञ हो। यहां पर एक और वर्ड यूज होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके लिए विज्ञ प्रयोग होता है और अनभिज्ञ के लिए अज्ञ प्रयोग हो सकता है। तो ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये आपको सही वर्तनी का चयन करना है। 83 और 84 क्वेश्चन दिया गया है। अब आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? एग्जाम में आपके ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो आप कैसे टिक करेंगे? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप सभी लोग करेंगे कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा। क्या ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। अब बचता है आपका सी और डी। पढ़ते क्या है? आशीर्वाद, यानी शीर के बाद र, हम वर्ड जो है र उच्चारण आता है, यानी वह पे ये जो र का प्रयोग होगा, तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 में भी आप को बताना है 84 में क्या होगा सही आंसर। संस्कृति कैसे लिखा जाता है? तो ये बहुत ही इजी सा है, देख के ही आंसर समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन 85 वन है, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और ये बहुब्रीहि समास की विशेषता है कि उसमें दो शब्दों से मिलकर बनता है, वो किसी तीसरे पर वो उसका अर्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन है 86 और 87 में कि प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ का चयन करना है। उल्टी गंगा बहाना 86 का राइट आंसर क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा, यानी उल्टा कार्य करना, यानी प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब यहां पर अपनी खिचड़ी अलग पकाने, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 87 का इजिली आंसर कर पाएंगे कि अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, ये भी एक तरीके से हो सकता है। स्वयं पाकी होना, इसका जो सबसे सही हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग रहना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, काकू का अर्थ है, काकू शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 88 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। कौवा, कटु, चाचा या व्यंग। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89 वन है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन करना है। कौन सी संधि है? उज्जवल जो है, उज्जवल, हालांकि यहां सही नहीं लिखा है, उज्ज्वल जो है, उज्जवल कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करेंगे आप सभी लोग जल्दी से। तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि 90 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटों का, यानी 5 वटों का समूह। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यहां पे संख्या दिख गई, तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम जो है, इसमें कौन सा समास है? घनश्याम में तत्पुरुष कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। 92 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा, घन धन श्याम। अगला क्वेश्चन है, चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य है? भाववाच, कीर्तिवाच या कर्मवाच या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग, अच्छा यहां पर एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें भाववाच्य नहीं है, चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य है, और इसमें कर्ता का भी बात नहीं की गई है, कर्म। आप सभी लोग एक बार जल्दी से गेस करें, क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहां पर वाक्य पूछा गया है और ऑप्शन में वाच्य दिया है, इसलिए वाच्य नहीं होगा। ये वाक्य के प्रकार है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार है,
और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। और यहां पर इस वजह से हम इसमें क्या टिक करेंगे, एक्चुअली ये मिसटाइप हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से या उपर्युक्त में से, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि में प्रयुक्त समास कौन सा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 94 का आंसर आप सभी लोग करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जहां पर ये डैश दिख गया ये द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है 95 तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इसमें से तद्भव शब्द कौन से हैं, ध्येय, भविष्य, काठ या परिश्रम। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो तद्भव शब्द जो है ध्येय, भविष्य, परिश्रम जो है तत्सम है। काठ जो है ये काष्ठ का काठ है, तो काठ जो हो जाएगा वो तद्भव शब्द है। क्रिया का मूल क्या है, क्रिया का मूल क्या है, वर्ण है, शब्द है, कारक है या धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिया की क्लास में पढ़ाया गया है। जैसे हमने अभी ऊपर लिखा लिख में हम जब ना लगाते हैं तो ये हो जाता है लिखना, यानी क्रिया हो गई। लिख जो है ये धातु हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे लिख जो है हर शब्द का जो अगला जो कुछ वर्ण जो है ये जो क्या कहलाते हैं, वर्णों का समूह, ये धातु कहलाते हैं, और धातु में ही जुड़कर जो है वो क्रिया बनती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तालव्य व्यंजन है, इनमें से 97 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तालव्य व्यंजन कौन सा है, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया है। तो वो हो जाएगा जो तालु से बोलते समय जो हमारी जीभ जो है वो तालु से टच करती है, तो च वर्ग हो जाएगा, च वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ए स्वर नहीं है। अब वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जल्दी से बताएं। देखिए वैदिक में, वैदिक हम जब कह रहे हैं तो यहां पर ए का प्रयोग हो रहा है, ये सही है। यहाँ पे वे प्रयोग हो रहा है, ये तो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है बेसिकली। ए के तो ऐसे ही दिख रहा है, पैतृक में भी दिख रहा है, लेकिन स्नेह में ए का प्रयोग ना होकर स्नेह में जो है बस ए का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वर ही ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को किया था। आखिरी क्वेश्चन आज के सेट का है, वो है बलाघात किसे कहते हैं। और ये बलाघात जो है ये बोलते समय जो है ये मैं एक हिंट दे रहा हूं, आप सभी लोग एक बार आंसर करें। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आघात करना, स्वराघात करना, किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना, या बलाघात सापेक्षित होना जो भाषा के हर स्तर पर न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, तो आघात होगा नहीं, स्वराघात नहीं होगा। राइट आंसर बेसिकली हो जाएगा किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना। जैसे मैं अगर इसी अक्षर पढ़ूं, किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना, तो अगर हमने इसको बहुत इस पर फोर्स करके इसको पढ़ा या इस पर बहुत फोकस करके बोला तो यही बलाघात कहलाता है। और बलाघात भी जब आप अच्छी तरीके से पढ़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, स्पीच देते हैं, तो वो लोग और बेहतर ढंग से बलाघात करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आज के इस सेट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए। आपका स्कोर क्या आया आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और अप्रॉक्स क्या स्कोर आ रहा है, इसी से आप अपने को इवेल्युएट कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, थोड़े से ट्रिकी थे, कुछ कुछ जगहों पे करेक्शन की जरूरत है। वो जब इसकी पीडीएफ आपके ऐप में ऐड की जाएगी तो वहां पर वो करेक्शन करके ऐड किया जाएगा। आप इसकी पीडीएफ हमारे ऐप पे यानी पेड कोर्सेज में भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में अगले इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। एक भी प्रैक्टिस सेट मिस मत करिएगा, एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपके, इसके लिए जरूरी होगा कि आपकी तैयारी भी उसी प्रकार से मजबूत रहे। मिलेंगे अगली क्लास में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।